नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। लेकिन आज सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पाठशाला की पूरी टीम की तरफ से मैं कहूंगा कि आपका, आप सभी का, आपके परिवार का, पूरे देश का जो आने वाला वक्त है, आने वाला समय है, वो पूरी तरह से प्रकाशमान रहे और खुशियों से भरा रहे और खुशियों की गूंज जो है वो दूर तक सुनाई देती रहे। लेकिन थोड़ा आराम से, सेफ्टी के साथ भी दिवाली मनाइएगा, ये जरूर कहूंगा। लेकिन आज पाठशाला के इस दिवाली स्पेशल में आपके लिए क्या लेकर आया हूं, पहले वो बता देता हूं। मोदी की वो पूजा जिसमें लक्ष्मी घर आने की पूरी गारंटी है। वो कौन सी पूजा नरेंद्र मोदी करते हैं कि लक्ष्मी घर आएंगी ही आएंगी और आ रही हैं, आज उसके बारे में बताऊंगा। दिवाली पर देश को मालामाल बनाने वाला चैप्टर लेकर आया हूं। साथ ही भारत की दिवाली देखकर चीन क्यों आंसू बहा रहा है, आज वो भी बताऊंगा। पटाखों का वो चैप्टर जो मुगल प्रेमी इतिहास में रॉकेट लगा देगा, आज उसकी भी बात होगी। मुगल बड़े या हिंदू राजा महान, दिवाली पर हिंदू गौरव का चैप्टर भी लेकर आया हूं। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले पीएम मोदी की उस पूजा का चैप्टर जिसमें लक्ष्मी घर आने की 100% गारंटी है। दिवाली के दिन एक दूसरों से मिलना, बधाई संदेश देना, साथ में समय बिताना, कहीं कहीं कुछ लोग पटाखे भी फोड़ रहे होंगे, वो भी चल रहा होगा। लेकिन एक चीज तो सब करते हैं और वो है लक्ष्मी पूजन। और एक इच्छा सब रखते हैं कि लक्ष्मी जी बस आ जाएं घर में। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कौन सी पूजा कर रहे हैं जिससे लक्ष्मी ला रहे हैं। प्रधानमंत्री किस तरह से लक्ष्मी ला रहे हैं, आज इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। और आपको यह समझने के लिए समझना होगा कि जो वो पूजा कर रहे हैं, वो पूजा दरअसल उनके कर्म से जुड़ी हुई है। जो काम वो कर रहे हैं, वो कैसे देश में लक्ष्मी लेकर आ रहा है, आज आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि लक्ष्मी जी के लिए भी कहा गया है कि वो उसी घर में जाती हैं जहां सद्विचार हो, अच्छे विचार हो, अच्छे कर्म हो रहे हैं। तो वो कौन से कर्म है प्रधानमंत्री मोदी के, जरा आज उसका चैप्टर खोल रहा हूं। और इसमें सबसे पहले हिंदू गौरव को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसका चैप्टर मैंने आपको दिखाया था। लेकिन उसी से कैसे लक्ष्मी लोगों के घर पहुंच रही हैं, आज आपको वो बताता हूं। हिंदू तीर्थ स्थलों के कायाकल्प से आपको समझना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे लक्ष्मी लेकर आ रहे हैं। न्यूज की पाठशाला के इस दिवाली स्पेशल में आज आपको समझाता हूं कैसे हिंदू गौरव और प्लस लक्ष्मी प्रवेश दोनों का आज एक साथ जिक्र करके आपको बता रहा हूं। जो कौन कर रहा है, पीएम मोदी कर रहे हैं। और वो कैसे कर रहे हैं, जरा इसको सुनिए, देखिए। आज आप काशी विश्वनाथ, जहां पर जबरदस्त कॉरिडोर बना, वहां का अगर आप देखेंगे पहले और अब का हिसाब आपको बताता हूं, और ये श्रद्धालुओं का बता रहा हूं। पहले वहां कितने श्रद्धालु आते थे? 70,000 श्रद्धालु आते थे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में। एक दिन की बात कर रहा हूं। जब से ये कॉरिडोर बन गया, तब से वहां 2 लाख श्रद्धालु जो हैं वो वहां पर रोज आ रहे हैं। 2 लाख श्रद्धालु। अब आप सोचिए, बहुत लोग कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदू वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। नहीं बॉस, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे इस संकट के काल में जब दुनिया जो है वो हिल रही है और अपना देश टिका हुआ है, माफ कीजिएगा, वो इसलिए क्योंकि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के दसियों विभिन्न तरह के उपाय किए गए। हिंदू गौरव को स्थापित करते करते अब 70,000 से अगर श्रद्धालु 2 लाख हो जाते हैं एक दिन में, तो आप सोचिए उस पूरे इलाके में जितने लोग भी, जिनकी दुकानें हैं, जिनके होटल हैं, जिनके रिक्शे चलते हैं, जिनका ऑटो चलता है, जो खाना खिलाते हैं, जो तमाम तरह के वहां पर पूजा के लिए सामान बेचते हैं,
सबके घर लक्ष्मी आ रही है कि नहीं और अब लक्ष्मी आनी बढ़ी है कि नहीं, ये तो बेसिक है। सोमनाथ मंदिर प्रोजेक्ट, वहां देखिए, सोमनाथ मंदिर के लिए कहा जाता है कि वहां पर सालाना 25 लाख श्रद्धालु आते थे। ये आपको सालाना बता रहा हूं। और आज की डेट में पूरा होने के बाद लगभग वहां पर डबल हो गया है, 53 लाख श्रद्धालु सालाना आ रहे हैं। तो बड़ा बेसिक सा कैलकुलेशन है, श्रद्धालु डबल, इनकम डबल। जो आएंगे वो रहेंगे भी, और ज्यादा आएंगे, जगह कम होगी तो होटल का रेट भी ज्यादा मिलेगा। वहां जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा कमाई के साधन होंगे। लक्ष्मी जी आ रही। केदारनाथ, वहां की स्थिति देखिए कैसे पलट दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले यहां 7,32,000 सालाना श्रद्धालु आते थे। पहले चरण का काम पूरा हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस वहां गए और थोड़ी सी साधना की और 12 लाख हो गए पहले बार में, और उसके बाद बढ़कर अब 15 लाख हो गए, सीधा ऑलमोस्ट डबल। केदारनाथ 15 लाख लोग पहुंच चुके हैं, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। अब आप सोचिए उस केदारनाथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए लक्ष्मी जी घर आ रही हैं कि नहीं आ रही, और देश के लिए लक्ष्मी जी घर आ रही हैं कि नहीं। ये जो रिकॉर्ड जीएसटी होती है वो कहां से आती है। इसी तरह से महाकाल की बात कर लीजिए, जहां अभी अभी कॉरिडोर बना है, वहां 30,000 श्रद्धालु आते थे एक महीने में, वहां अब 1 लाख श्रद्धालु आए हैं। अभी कुछ ही दिन हुआ है प्रधानमंत्री ने जो है वो महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया। 30,000 से सीधा 1 लाख हो गया। बताइए उज्जैन में जिन लोगों का व्यवसाय है उनके यहां लक्ष्मी आ रही है कि नहीं, देश में लक्ष्मी आ रही है कि नहीं। यह है वो कर्म पूजा जो हिंदू गौरव से जोड़ते हुए लक्ष्मी प्रवेश देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करा रहे हैं। इसी तरह से जब वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी गुजरात के अंदर, तब कहा गया अरे पटेल जी की इतनी बड़ी मूर्ति बनाने का क्या मतलब था। लेकिन वहां कितनी अर्थव्यवस्था बढ़ी है, लोगों को रोजगार मिला है, उनका घर चल रहा है, वो सोचिएगा। इतना ही नहीं, आप जीएसटी कलेक्शन देखिए। सितंबर में 1,47,686 करोड़ लक्ष्मी जी आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं देश के अंदर, जब दुनिया तबाह हो रही है। 26% का जंप है। एफडीआई जो विदेशी निवेश होता है, पिछले 8 साल में डबल हो गया है। $83 बिलियन सालाना हो गया है। $83 बिलियन। और 2022-23 के लिए अनुमान है कि ये जो है वो $100 बिलियन तक चला जाएगा। लक्ष्मी जी घर आ रही हैं। फॉरेक्स रिजर्व FR, विदेशी मुद्रा भंडार, $528 बिलियन है। $528 बिलियन। और जीडीपी की ग्रोथ रेट 6.8%, दुनिया में सबसे ज्यादा। तो आप सोचिए, जो आपको बता रहा हूं कि कैसे नरेंद्र मोदी लगातार देश में लक्ष्मी जी का प्रवेश करा रहे हैं और हिंदू गौरव की बात करते हुए अर्थव्यवस्था में चमक ला रहे हैं, वो इससे समझ में आता है। लेकिन आज जब आप दिवाली मना रहे हैं तो आपको यह भी जानना चाहिए कि पीएम नरेंद्र मोदी के कुछ ऐसे भी काम हैं जिससे चीन के आंसू निकल रहे हैं। कैसे, आज मैं आपको बताता हूं। आपने जो दिवाली की लड़ियां लगाई हुई हैं, आपने जो लाइटिंग की है, उसमें पहले बड़ा हिस्सा चाइनीज आइटम्स का होता था, लेकिन अब मेड इन इंडिया की चमक और धमक कैसे बढ़ रही है, इसका एक चैप्टर मैंने खोला था। आज दिवाली स्पेशल पर आपको वो चैप्टर दिखाना चाहता हूं कि कैसे जब आपकी दिवाली जो है वो चमचमा रही है और भारतीय सामान खरीद रहे हैं तो भारतीय व्यापारियों की दिवाली चमचमा रही है, चीन में कैसे अंधेरा छाया है और वहां आंसू बह रहे हैं। देखिए इसको। अच्छा, बीते कुछ दशकों से चीन का ऐसा दबदबा हो गया था कि दिवाली पर हमारे घर चाइनीज लाइटिंग का अतिक्रमण हो गया था। दिवाली हम मनाते थे, गिफ्ट उनको मिलता था। पटाखे हम चलाते थे,
धमाकेदार दिन और रात उनके होते थे, इतनी खुशी उनको होती थी, इतना पैसा छाप रहे थे, वो नोट छाप रहे थे चीन वाले। और हमें पता भी नहीं होता था कि जो मार्केट से लड़ी खरीद के लाए हैं, लाइट खरीद के लाए हैं, वो सब चाइनीज लगा दिए खुशी खुशी। वहां भाई लोग अपना खुश। अच्छा, इसकी कोई गारंटी भी नहीं होती थी, लगाए 2 मिनट में, कभी फ्यूज हो गया, कभी 1 साल चला, कभी आधा महीना भी नहीं चला। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया और भारत ने यह ठाना कि चीन के दबदबे को कम करना है और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तब से इसका असर दिवाली पर भी दिखने लगा है। कई रिपोर्ट्स के अनुमान के मुताबिक दिवाली पर लाइटिंग का बाजार करीब 1000 करोड़ रुपए का है। इसमें डिजाइनर लाइटिंग का बिजनेस 80 से 100 करोड़ का होता है। डिजाइनर लाइटिंग के बिजनेस में भारतीय कारोबारी चीन को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसी वजह से लाइटिंग के बाजार में चीन का दबदबा 100% से कम होकर 60% पर आ गया है और बाजारों में अब 40% लाइटिंग मेड इन इंडिया बिक रही है। तो दिवाली में जो चीन का मजा होता था, वो मजा खत्म हो रहा है। अब मेड इन इंडिया लाइट्स जो हैं वो लोग खरीद रहे हैं और 40% मार्केट पर अब मेड इन इंडिया लाइट्स का कब्जा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब दिवाली पर सिर्फ मेड इन इंडिया लाइट्स ही चमकेगी। मतलब यहां लाइट चमकेगी, वहां चीन में अंधेरा होगा और चाइनीज लाइट्स को खरीदने वाला कोई नहीं होगा। और ये तो पिछले 2 साल में सिर्फ एक शुरुआत हुई है। 2 साल में ही स्थिति ऐसी बन गई है कि छोटे छोटे शहरों में जहां दिवाली पर लाइटिंग का 4-4 करोड़ रुपए तक का कारोबार होता था, छोटे शहर की बात कर रहा हूं, जहां चाइनीज लाइटिंग का दबदबा रहता था, उसमें अब दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर जैसे शहरों की भारतीय कंपनियां चाइनीज माल को टक्कर दे रही हैं। मार्केट में अब 40% तक मेड इन इंडिया लाइटिंग प्रोडक्ट मिलने लगे हैं। क्या है कि पहले तो दुकानदार सिर्फ चाइनीज आइटम ही रखते थे और भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट्स नजर ही नहीं आते थे, तो आप खरीदते क्या? लेकिन डिमांड करते थे कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट उन्हें दिया जाए, पर दुकानदारों के पास ही प्रोडक्ट की कमी होती थी, तो वो क्या देंगे? अब स्थिति बदल गई। अब भारत में बने लाइटिंग प्रोडक्ट दुकानों पर दिख रहे हैं और बिक रहे हैं। चाइनीज प्रोडक्ट्स की तरह भारतीय प्रोडक्ट्स भी ज्यादा वैरायटी में आने लगे हैं। इसके अलावा भारतीय प्रोडक्ट चाइनीज प्रोडक्ट के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ हैं। कॉस्ट के मामले में भी अब भारतीय प्रोडक्ट चीन के प्रोडक्ट को टक्कर दे रहे हैं। पहले होता था कि भारतीय प्रोडक्ट महंगे होते थे, चीन वाला सस्ता होता था, तो आदमी उधर सट लेता था। अब क्या है, प्राइस भी लगभग मैच हो रहा है। और इसके अलावा भारतीय लाइटिंग के साथ लोगों को मिनिमम 6 महीने की वारंटी भी मिलती है, जबकि चीन के प्रोडक्ट के साथ कोई वारंटी नहीं है। अरे भाई, उसकी अपनी दोस्ती की वारंटी नहीं है, किसी का सगा नहीं, दोस्ती में वो आपको सामान में वारंटी देगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे दिवाली आ रही है और इस दिवाली खास तौर पर चीन का दबदबा कैसे खत्म हो रहा है, आपको समझना चाहिए। कैसे भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, इसके लिए आपको CAIT का एक आंकड़ा बताता हूं। CAIT का मतलब क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ये वो संस्था है जिससे देश के 8 करोड़ कारोबारी जुड़े हुए हैं। CAIT क्या कह रहा है, आपको यह आंकड़ा सुनना चाहिए कि इस दिवाली चीन की क्या हालत होने वाली है। CAIT की रिपोर्ट, और वो ये कह रही है कि 2022 की दिवाली में 2022 और जो दिवाली है इसमें कुल कारोबार, कह रहा हूं सिर्फ लाइटिंग का नहीं कह रहा, कुल कारोबार जो होगा व्यापारियों का, वो कहा जा रहा है कि करीब 2.5 लाख करोड़ का होगा। 2.5 लाख करोड़। सोच रहे हैं, सिर्फ दिवाली में 2.5 लाख करोड़ की कमाई होगी या बिजनेस होगा व्यापारियों का। और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की वजह से चाइनीज कंपनियों का नुकसान कितना होगा पता है? चाइना का नुकसान, अभी आप सुनिए, आपकी दिवाली और शानदार हो जाएगी। CAIT के मुताबिक चाइना का नुकसान 75,000 करोड़ रुपए का होने वाला है। तो हम जो आपसे कह रहे थे कि दिवाली यहां मनेगी, दिवाला चीन का निकलेगा, यह 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान चाइना को होने वाला है। और किस वक्त होने वाला है? जब उसकी खुद की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, विकास दर जो है गिरा हुआ है, विकास दर उसको छुपाना पड़ रहा है। तो दिवाली में जो पीएम ने कहा था कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर जोर दीजिए, वो दिख रहा है। अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की वजह से हमारे यहां के लोगों की दिवाली है और वहां दिवाला है।
तो चीन की अर्थव्यवस्था में पहले ही रॉकेट लगा हुआ था, अब वहां पर जो है बत्ती भी लगा दी गई है। लेकिन दिवाली की जब बात कर रहे हैं तो पटाखों की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं ग्रीन पटाखों का आनंद ले रहे होंगे, लेकिन दिल्ली के बहुत से लोग इस मौके पर थोड़े मायूस हैं क्योंकि दिल्ली में पटाखे पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। अब चूंकि पटाखों की बात चल रही है तो आज आपको इसके इतिहास के बारे में जो गलतफहमी फैलाई गई उसके बारे में भी बता देता हूं। बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि बारूद का कनेक्शन बाबर से है, क्योंकि हमारे यहां तो मुगल से शुरू मुगल पे खत्म वाला इतिहास पढ़ाया गया है और पटाखे मुगल काल से जोड़ दिए गए। जबकि कई इतिहासकारों का दावा है कि अरब को बारूद के बारे में भारत से जानकारी मिली थी। इतना ही नहीं, पौराणिक काल में भी पटाखे जैसी चीजें हुआ करती थी, इसका वर्णन है। तो मैं चाहता हूं आज आप पटाखे फोड़ें ना फोड़ें, लेकिन उन लोगों का एजेंडा मिलकर फोड़ देते हैं जिन्होंने पटाखों के बारे में आपको गलत बताया। पहला पटाखा कब चला, कैसे बना, देखिए। दुनिया के सबसे पहले पटाखे के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और कहीं से जुगाड़ करके पटाखे जलाने के लिए लाए हैं तो फिर मुसीबत आ सकती है। दिल्ली में पटाखे जो हैं उनके खरीदने और जलाने पर 200 रुपए जुर्माना और 6 महीने कैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा पटाखों को बनाने, स्टोर करने और बेचने पर भी 3 साल की कैद और 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लागू करने के लिए पूरी दिल्ली में कुल 408 टीमें बनाई हैं, जो अलग अलग इलाकों में पटाखों को लेकर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। अभी पटाखा चला भी नहीं है, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने लगा है, लेकिन दिल्ली की सरकार पूरा ध्यान लगाई हुई है कि पटाखे से प्रदूषण ना हो। पंजाब से पराली जलने से आ रही है तो ठीक है। दिल्ली पुलिस की 210 टीमें भी दिल्ली वालों पर नजर रखेंगी। इसके अलावा राजस्व विभाग की 165 टीमें, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 33 टीमें पूरी दिल्ली में तैनात रहेंगी। हालांकि हरियाणा, यूपी में ग्रीन पटाखों को चलाने की छूट है, लेकिन समस्या यह है कि ग्रीन पटाखे बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं और महंगे मिल रहे हैं। वैसे तो पिछले कई वर्षों से ग्रीन पटाखों की छूट मिली हुई है, लेकिन इससे भी प्रदूषण में कोई क्रांतिकारी बदलाव आया हो ऐसा तो है नहीं। पिछले साल 4 नवंबर को दिवाली थी, उस दिन दिल्ली में प्रदूषण का स्तर था, AQI जो था वो 382 था, 382, और अगले दिन 5 नवंबर को 462 हो गया। अगर खतरनाक से ऊपर कोई स्तर होता होगा तो ये वही था। इससे पहले 2020 की दिवाली वाले दिन 14 नवंबर को AQI 414 था, अगले दिन 435 हो गया। तो बैन से कोई फायदा तो हो नहीं रहा, पहली चीज तो साफ है। दूसरा, जो लोग दिल्ली NCR में रहते हैं वो तो कहते हैं कि अरे भैया, ये पूरे ठंड के मौसम में ये AQI 500-600 पर कूदता रहता है, एक दिन दिवाली में बैन लगाते हो वो भी कारगर नहीं है, तो फिर क्यों बैन लगाते हो? फिर लोगों को पटाखे फोड़ ही लेने दो। वैसे पटाखों का दिवाली से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। पटाखे जलाना उत्सव और उत्साह का प्रतीक माना जाता है और इनसे रोशनी भी होती है, इसलिए धीरे धीरे दिवाली में शामिल हो गए। भारत में सिर्फ दिए जलाकर दिवाली मनाने की परंपरा थी, लेकिन बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि 1526 में मुगल शासक बाबर के आने के बाद भारत में बारूद आया और फिर पटाखे बनाने की शुरुआत हुई। लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि भारत में बारूद का इस्तेमाल पौराणिक काल से हो रहा है। इसके आज मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं आपको कि कैसे इसका जिक्र मिलता है पौराणिक काल में। स्कंद पुराण खंड 2 में एक श्लोक है, वो इस तरह से है कि तुला संस्थे सहस्त्रांशी प्रदोषे भूत दर्शयो उल्का हस्ता नरा कुर्यु पितृणा मार्गदर्शना। जिसमें जो उल्का हस्ता शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसमें 2 शब्द हैं, उल्का और हस्त। उल्का हस्ता जो लिखा है नीचे में, वो लिखा है उल्का हस्ता, इसमें उल्का और हस्त है। उल्कापात का मतलब होता है आकाश से तेज रोशनी के साथ आग का बरसना, लेकिन यहां हस्त यानी हाथ में तेज रोशनी निकलने की बात कही गई है। यानी उदाहरण के लिए जैसे हम फुलझड़ी इस्तेमाल करते हैं, तो पौराणिक काल के स्कंद पुराण में खंड 2 में किसी फुलझड़ी जैसी चीज का जिक्र है, और श्लोक आपको पढ़कर बता रहा हूं, उसमें लिखा है कि हाथ से रोशनी निकल रही है, यानी जैसे फुलझड़ी जैसी चीज होती है, उसका जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है। इसके अलावा त्रेता और द्वापर युग में जो युद्ध हुए हैं, उनमें अग्नेयास्त्र जैसे शस्त्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें आग बरसाते हुए शत्रु पर हमला करते हैं।
पौराणिक कथाओं में मराठी संत एकनाथ की कविता रुक्मणी स्वयंवर में भी रुक्मणी और कृष्ण की शादी के दौरान आतिशबाजी करने की बात कही गई है। बहुत से लोग इसे कोरी कल्पना मानकर हवा में उड़ा देते हैं, लेकिन कल्पना की भी कोई आधार तो होता होगा जिसका प्रमाण समय समय पर मिलता रहता है। मशहूर इतिहासकार जोगेश चंद्र रे ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है फायर आर्म्स इन एंशिएंट इंडिया। इसके मुताबिक अरब के लोगों ने भारत से बारूद बनाने का फॉर्मूला सीखा था और हमको बताया जाता है कि बाबर बारूद लेकर आया था। उस दौर में भारत में ज्वलनशील खनिज नेफ्था पाया जाता था जिसका इस्तेमाल तीरों में किया जाता था। बाद में इसमें नमक का इस्तेमाल भी शुरू हुआ। इन दोनों चीजों से जो हथियार तीर तैयार किए गए उन्हें फारसी में तुपांग या तूफांग कहा गया और इन शब्दों को अग्नि पुराण में धूपा शब्द से लिया गया। अग्नि पुराण में रॉकेट जैसे हथियारों का वर्णन मिलता है, लेकिन हमारा अपना इतिहास ही आप लोगों को नहीं बताया जाता, पढ़ाया नहीं जाता, उसमें गौरव महसूस नहीं किया जाता ना। मुगलों ने कुछ कर दिया हो तो बताओ भाई, फिर वो झमाझम जो है सबको पढ़ना चाहिए। जर्मन इतिहासकार हेनरिच ब्रोनहोफर ने लिखा है कि प्राचीन भारत में बारूद के बारे में जानकारी थी, लेकिन आधुनिक इतिहास में यह कहा गया है कि पटाखों का आविष्कार 7वीं शताब्दी में चीन में हुआ था। तब बांस के हिस्से को जलाने से रोशनी होती थी। बाद में इसमें गंधक यानी सल्फर का इस्तेमाल शुरू हुआ, जो एक बहुत बड़ी खोज थी। इसके बाद 12वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक यह यूरोप से होते हुए पूरी दुनिया में लोगों की पसंद बन गई। भारत में 17वीं और 18वीं शताब्दी में दिल्ली और आगरा में आतिशबाजी की परंपरा बढ़ी। उस समय मुगल शासन में आतिशबाजी शान की पहचान बन गई। त्योहारों, शादियों और जश्न के समय खूब आतिशबाजी हुआ करती थी। तो यह है पटाखों का चैप्टर। अगली बार पटाखा चलाइएगा तो अपना गौरवशाली इतिहास जो है वो भी उस रोशनी में नजर आएगा इस पाठशाला के चैप्टर के माध्यम से। दिवाली पर आज देश को हिंदू गौरव से भी रोशन करना जरूरी है, क्योंकि इस देश में तो आजादी के बाद से यही सिखाया जाता रहा कि इतिहास मुगलों से शुरू, मुगलों पर खत्म। यहां मुगलों को महान और नेशन बिल्डर तक बताया गया, लेकिन कभी उन हिंदू राजाओं के बारे में नहीं बताया गया जिन्होंने ऐसे महान काम किए जो मुगल कभी कर ही नहीं पाए। मैंने हिंदू चोल राजाओं का चैप्टर खोला तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, मेल लिखे। उन्होंने कहा आपने हमारी आंखें खोली, हमें तो कहीं एक आधा चैप्टर पढ़ा होगा, उस तरह से दिमाग में कूट कूट कर नहीं भरा गया हिंदू चोल राजाओं के बारे में जैसा मुगलों के बारे में बताया गया था। इसलिए बहुत सारे लोगों की डिमांड पर आज इस दिवाली स्पेशल पर मैं हिंदू चोल राजाओं का कंप्लीट चैप्टर आपको दिखाना चाहता हूं, जो हमने बड़ी रिसर्च के बाद तैयार किया है। एक बार देखिए कि हिंदू चोल राजाओं ने ऐसा क्या क्या किया जो मुगल कभी नहीं कर पाए। हिंदू चोल राजाओं ने ऐसा क्या क्या किया जो आज दिवाली के दिन आपको गौरव से भर देगा। देखिए, पहले आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि चोल साम्राज्य कितना बड़ा था। जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं जिन लोगों ने नहीं देखा। चोल साम्राज्य का विस्तार भारत में आज के तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक था। इसके अलावा बर्मा, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम तक चोल साम्राज्य फैला था और ये सारे समुद्र के उस पार हैं। तो इसीलिए उनकी समुद्र नीति जो है, समुद्र पार करके वहां अपना साम्राज्य फैलाना, ये अपने आप में ये बहुत शानदार उनको बनाता है। बहुत ज्यादा उनकी जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी थी उसके बारे में बताता है। चोल साम्राज्य के निशान आज भी इन देशों में पाए जाते हैं। इन देशों में आज भी कई बड़े और विशाल मंदिर मौजूद हैं। कई मंदिर तो चोल काल में बनाए गए थे। हमने आपको चोल राजाओं के बनाए मंदिरों के बारे में थोड़ा बताया था, जिनके सामने मुगलों के बनाए किले, महल कुछ नहीं थे भाई। यहां तक कि यूरोप के देशों के आर्किटेक्चर भी चोल राजाओं के बनाए मंदिरों के सामने फीके दिखते हैं। चोल साम्राज्य में बने मंदिरों का आर्किटेक्चर आज भी शोध का विषय है, लेकिन बात सिर्फ चोल राजाओं के बनाए मंदिरों के आर्किटेक्चर की नहीं है। आर्किटेक्चर के साथ साथ चोल मंदिर विज्ञान और प्रयोग का भी केंद्र हुआ करते थे। चोल शासक विजयालय ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में चोलेश्वर मंदिर बनवाया था। इसे विजयालय चोलेश्वर मंदिर कहते हैं और यह मंदिर अपने अनूठे आर्किटेक्चर के कारण बहुत प्रसिद्ध है।
साथ ही यहां पर विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रयोग किए जाते थे और इसलिए इस मंदिर को बेहद खास और गोपनीय तरीके से बनवाया गया। विजयालय मंदिर की वास्तुकला बाकी मंदिरों से अलग है। एक पहाड़ी पर मौजूद इस मंदिर में कोई प्रवेश द्वार ही नहीं था। जहां पर मुख्य द्वार होना चाहिए था वहां एक बड़ी चट्टान है। यानी अगर कोई इस मंदिर में बिना इजाजत या सेना के साथ आना चाहे तो संभव ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि घुसना कहां से। इसके अलावा मंदिर परिसर में जो अलग अलग गुंबद बने हैं वो भी एक जैसे और दिशा के हिसाब से नहीं बने। इसका रहस्य आज भी पता नहीं चल पाया कि ऐसा क्यों किया गया था। विजयालय चोलेश्वर मंदिर की दीवारों पर जो कलाकृतियां बनाई गई हैं वो भी कम मिस्टीरियस नहीं है और उनके बारे में आपको जानना चाहिए। विजयालय चोलेश्वर मंदिर की दीवारों पर विज्ञान का वो चमत्कार अंकित है जो आज के हाईटेक साइंस के समय में भी बहुत रेयर है। इस मंदिर की दीवारों पर बनी कलाकृतियों से यह भी कहा जाता है कि चोल राजाओं के समय में जानवरों को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता था। यह दावा किया जाता है, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें दावा यह किया जाता है कि ये जो कलाकृतियां बनी हैं ये जेनेटिकली जानवरों को मॉडिफाई कैसे किया गया था उसको दिखाती हैं और क्रॉस ब्रीड नस्ल तैयार की जाती थी उस जमाने में, यह दावा किया जाता है। सोचिए अगर यह दावा सही है तो चोल राजा जो थे या हिंदू चोल राजाओं का जो साम्राज्य था वो विज्ञान साइंस के मामले में उस जमाने में कितना आगे था। जैसे हाथी और शेर का क्रॉस ब्रीड याली, उस समय हाथी को यानाई और शेर को पुली कहा जाता था। इन दोनों के मिलन से याली नस्ल का जानवर बना, जैसे आज के दौर में लाइगर तैयार किया जाता है और यह कुत्तों की अलग अलग क्रॉस ब्रीड से तैयार किया जाता है। विजयालय चोलेश्वर मंदिर में न केवल जानवरों पर प्रयोग होते थे बल्कि इंसानों को भी जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता था, यह कहा जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए जो विजयालय चोलेश्वर मंदिर की दीवारों पर बनी हैं। इसमें हाथी और शेर के क्रॉस ब्रीड से बने याली के शरीर पर इंसानी चेहरा दिख रहा है। इस नस्ल को निर्याली कहते थे। यानी उस समय में 1200 साल पहले चोल शासकों के दौर में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली थी, दावा किया जाता है कि वो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करके नई नस्लें तैयार कर रहे हैं। विजयालय चोलेश्वर मंदिर की अलग वास्तुकला के पीछे यह भी एक कारण हो सकता है कि वहां जेनेटिक एक्सपेरिमेंट होते थे। मुगलों के दौर में इस तरह के एक्सपेरिमेंट के बारे में कभी आपने सुना है? बस केवल कहने के लिए महान महान का रट्टा आपको लगवा दिया गया है। अब आप समझिए कि जिस काम को चोल राजाओं ने कर दिया था उसके बारे में मुगल सोच तक नहीं पाए, लेकिन मुगल दौर के आर्किटेक्चर की तारीफ होती रही। कीजिए ना तारीफ, कौन मना करता है, लेकिन जब उससे बेहतर कुछ है तो उसको कहां साइड में डाल दिए भाई। उसको भी तो इतना ही कूट कूट के दिमाग में भरना था। आपको चोलों के बनाए बृहदेश्वर मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाता हूं। बृहदेश्वर मंदिर को राज राजा चोल प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इस मंदिर की भव्यता और इसका स्केल मुगलों के दौर में बनी इमारतों से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा चोल शासकों के बनवाए मंदिर उस दौर में स्थानीय व्यापार को बढ़ाते थे। भक्तों के आने से स्थानीय लोगों को फायदा होता था। साथ ही संकट के समय में लोग इन्हीं मंदिरों में शरण लेते थे। जैसे अकाल, महामारी या फिर शत्रु आक्रमण के समय ये मंदिर लोगों के लिए आसरा बनते थे, इसलिए भी इतने भव्य होते थे। इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि जिन राजाओं का कब्जा समंदर पर होता था वो राज्य ज्यादा धनवान होते थे। चोल राजवंश के पास समंदर का बहुत बड़ा इलाका था। अब आपको एक मैप के जरिए समझाता हूं कि चोल साम्राज्य कितने बड़े इलाके में फैला था और वो किन इलाकों में व्यापार करते थे और उनका असर किन इलाकों में था। इससे आपको समझ में आएगा कि कितना विस्तृत साम्राज्य था इनका। यह व्यापार के लिहाज से आपको समझा रहा हूं। दक्षिण भारत का जो हिस्सा पीले रंग में आपको दिख रहा है वो चोल राजवंश का इलाका है। मौजूदा भारत में देखें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल का जो इलाका है वो चोल राजवंशों के कब्जे में था भारत के अंदर। अगर आप बात करें, लाल रंग वाला जो हिस्सा देख रहे हैं वो चोल राजवंश के असर वाले इलाके हैं। भारत में ये ओडिशा, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, जबकि बर्मा, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया तक भी चोलों का व्यापार फैला हुआ है। हल्के नीले रंग का जो रूट आप देख रहे हैं ये बिजनेस रूट बताया गया।
इसी रूट के जरिए चोल राजवंश दक्षिण भारत से चीन और सुमात्रा तक व्यापार करते थे। देख रहे हैं कितना जबरदस्त फैला हुआ है इनका पूरा जो ट्रेड कहिए, ट्रेड। व्यापार के मामले में चोल राजाओं का सबसे ज्यादा जोर समुद्री गतिविधि पर था, जिसके कारण वो चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना व्यापार बढ़ाने में कामयाब रहे। चोल राजाओं के कारण ही दक्षिण भारत के राज्यों में समंदर में व्यापारिक एक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ी। भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट के कुछ हिस्सों पर चोल राजाओं का कब्जा था, जिसके कारण उन्हें समुद्री व्यापार में काफी फायदा होता था। चीन के तांग राजवंश राजा शैलेंद्र के अधीन वाले श्री विजय साम्राज्य और बगदाद के अब्बासिद खलीफत चोल राजाओं के मुख्य बिजनेस पार्टनर थे। 1077 में चोल राजवंश का एक दूतावास चीन में खुल गया। उस जमाने में चीन में दूतावास, आज आप सुनते हैं ना कि आपका दूतावास, भारतीय दूतावास सुनते हैं, वो चोल राजवंश का दूतावास चीन में खुला हुआ था। ऐसा बिजनेस चल रहा था। यह दूतावास एक तरह का बिजनेस सेंटर था, जहां आने वाले व्यापारियों को काफी फायदा होता था। उस समय कुलोथुंगा के पास चोल राजवंश की कमान थी। सुमात्रा में मिले खंडित तमिल शिलालेख में मार्चेंट नाना देसा के नाम का जिक्र है। इससे पता चला कि चोल काल के दौरान विदेशी व्यापार सक्रिय रूप से होता था। चोल राजवंश का फॉरेन ट्रेड अरब, ग्रीस, इजिप्ट, रोम तक फैला हुआ था। पाठशाला में मैंने आपको बताया था कि राजा चोल प्रथम के बाद उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम राजा बने। अपने पिता के शासन काल में राजेंद्र चोल सेनापति थे और उस दौरान राजेंद्र चोल ने कई सैन्य अभियान चलाए। राजेंद्र चोल प्रथम ने साल 1012 में सत्ता संभालनी शुरू की। राजेंद्र चोल ने श्रीलंका पर जीत हासिल की, उसे चोल कॉलोनी बनाया। श्री विजया यानी इंडोनेशिया पर नौसेना के जरिए हमला किया, कब्जा किया। थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, सिंगापुर और कंबोडिया तक राजेंद्र चोल साम्राज्य का विस्तार किया। राजेंद्र चोल ने चोल साम्राज्य को उस दौर में इकोनॉमिक सुपर पावर बना दिया। सोचिए, लेकिन उसकी चर्चा उस तरह से नहीं होती जैसी होनी चाहिए। राजेंद्र चोल प्रथम ने उस समय दुनिया की पहली हाईटेक नेवी तैयार की। राजेंद्र चोल की नौसेना में 1 लाख से ज्यादा सैनिक थे, हजारों अटैक शिप थे। लेकिन राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में कितने लोगों को पता है? सोचिए, इतना महान राजा, लेकिन लोगों के बीच चर्चा का केंद्र नहीं। साम्राज्य विस्तार के अभियानों में सफल रहने के बाद भी राजेंद्र चोल प्रथम ने एक नीति बनाई जिसमें साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें कुछ राज्यों को जीत के बाद अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। कुछ राज्य जिन्हें जीत के बाद अधीन न करके व्यापारिक साझेदार बना लिया गया, मतलब उनसे सिर्फ बिजनेस हुआ लेकिन उनको अपने अंडर नहीं रखा। इसकी क्यों भाई? आगे बताऊंगा। राजेंद्र चोल प्रथम की नीति के दूसरे पहलू के बारे में आज आपको बताता हूं कि किस तरह से राजेंद्र चोल ने कई राजाओं को हराया, लेकिन बाद में उन्हें उनकी सब कुछ जो जीता था वो वापस कर दिया, सिर्फ व्यापारिक साझेदार बना लिया। इसी नीति के चलते उत्तर भारत में चोलों ने शासन नहीं किया और इस आधार पर एजेंडे के तहत इतिहास की किताबों में चोल राजाओं को मुगलों से कम आंका गया। पाठशाला में मैंने आपको बताया था कि चोल राजाओं ने कभी उत्तर भारत पर शासन करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत और समुद्र में जीत हासिल करना था। अगर चोल चाहते तो वो उत्तर भारत तक भी अपना साम्राज्य विस्तार कर सकते। राजेंद्र चोल प्रथम ने यह साबित भी करके दिखाया था। ऐसा नहीं था कि उत्तर भारत नहीं जीता। सुनिए क्या हुआ था। राजेंद्र चोल प्रथम ने उत्तर भारत में बंगाल और आज के बांग्लादेश तक कब्जा कर लिया था। यह वो सैन्य अभियान था जिसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा अभियान कहा जाता है। लेकिन इस अभियान का लक्ष्य साम्राज्य विस्तार नहीं था। लक्ष्य क्या था? सुनेंगे तो हिल जाएंगे। राजेंद्र चोल प्रथम ने उत्तर भारत में एक सैन्य अभियान चलाया और उस दौरान उसने कई राजाओं को हराया। लेकिन वो सैन्य अभियान एक खास लक्ष्य के लिए था, जिसके बारे में आपको बताता हूं। साल 1023 तक राजेंद्र चोल ने दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य मजबूत कर लिया। विजय अभियानों की सफलता के बाद राजेंद्र चोल प्रथम ने नई राजधानी बनाने का फैसला किया। नई राजधानी के लिए राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा जल लाने का संकल्प लिया। चोल राजा गंगा जल को बहुत पवित्र और पूज्य मानते थे। गंगा नदी चोल साम्राज्य की राजधानी तंजावुर से 2000 किलोमीटर दूर थी। गंगा जल लाने के लिए राजेंद्र चोल प्रथम ने
1023 से 1027 तक सैन्य अभियान चलाया। राजेंद्र चोल अपनी विशाल सेना के साथ गंगा जल लेने जा रहे थे। उस दौरान कोई भी राजा इतनी विशाल सेना को अपने राज्य में प्रवेश तो करने देता नहीं। कितना भी आप समझाइए, वो यही कहेगा कि इतनी फौज लेकर आ रहे हो तो कहीं तुम कब्जा ना लो। तो इसलिए सैन्य अभियान चलाना पड़ा, क्योंकि भाई वो गंगा जल को पूरे सम्मान के साथ लाना चाहते थे, इसलिए सैनिकों के साथ गए। और उधर राजा डर रहे थे कि साम्राज्य गंवाने का डर होगा। इस दौरान उन्होंने उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल और आज के बांग्लादेश को पराजित किया। राजेंद्र चोल प्रथम ने इंद्रत, राणासुर, धर्मपाल, महिपाल और गोविंद चंद्र जैसे ताकतवर राजाओं को हराया। इस अभियान के दौरान पूर्वी भारत में महमूद गजनी आक्रमण कर रहा था। जब राजेंद्र चोल प्रथम मध्य प्रदेश के चित्रकूट में थे, उस समय महमूद गजनी 60 किलोमीटर दूर कलिंजर में लड़ रहा था। मध्य प्रदेश के राजा भोज और राजेंद्र चोल प्रथम घनिष्ठ मित्र थे। राजेंद्र चोल प्रथम के कारण ही महमूद गजनी ने राजा भोज पर आक्रमण नहीं किया। उस गजनी को भी डर लग गया इनसे। सैन्य अभियान के आखिर में राजेंद्र चोल प्रथम ने बंगाल में गंगा सागर से गंगा जल लिया। गंगा जल लेकर 2000 किलोमीटर वापस आए और नई राजधानी का नामकरण गंगा जी के नाम पर किया। नई राजधानी को गंगईकोंडचोलपुरम के नाम से जाना गया। गंगा जल अर्पण के लिए एक विशाल झील का निर्माण किया गया और उस झील का नाम चोल गंगम झील रखा गया, जिसे आज पुन्नेरी झील कहते हैं। गंगईकोंडचोलपुरम का मतलब है वो राजा जिसने गंगा के मैदानी क्षेत्रों तक जीत हासिल की। यानी सिर्फ गंगा जल को ससम्मान लाने के लिए अभियान चलाया राजेंद्र चोल प्रथम ने। उत्तर भारत के कई राजाओं को हराया, लेकिन उन पर शासन नहीं किया। मुगलों, आक्रांताओं की तरह हारे हुए राजाओं पर अत्याचार नहीं किया, गुलाम नहीं बनाया, मंदिर नहीं तोड़े, किसी का धार्मिक स्थल नहीं तोड़ा, बल्कि उन राजाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया और उनके साथ व्यापारिक संबंध बनाए। यह सोचने वाली बात है कि गंगा जल लाने के लिए राजेंद्र चोल प्रथम ने उत्तर भारत को जीतकर छोड़ दिया। बहुत सब जीता हुआ कि लो रखो, कैसा प्रभावशाली राजा रहा हो, जीता हुआ छोड़ दिया, क्योंकि मकसद जीतना नहीं था, मकसद गंगा जल को सम्मान के साथ लाना था। ऐसा हिंदू राजा, और उसके बारे में लोगों को कूट कूट कर दिमाग में भरा नहीं गया, उस तरह से नहीं पढ़ाया गया जैसे पढ़ाना चाहिए। स्कूल कॉलेज में भी क्या होता है, बच्चों को ले जाते हैं घुमाने, कहां, आओ प्यार की निशानी ताजमहल दिखाएं। अरे दिखाइए ताजमहल, कौन मना करता है, लेकिन कभी जाकर वो झील भी तो दिखाइए जहां गंगा जल लाकर डाला गया, और उस हिंदू राजा का इतिहास भी तो समझाइए। अगर उद्देश्य उत्तर भारत पर राज करना होता तो जो किया गया वो नहीं करता। राजेंद्र चोल प्रथम ने चोल साम्राज्य वहां तक फैलाया था जहां तक मुगलों ने कल्पना भी नहीं की हो। आपको मैप के जरिए समझाता हूं कि चोल राजाओं ने दुनिया में कहां-कहां सैन्य अभियान चलाए। पीली पट्टी में जो देश देख रहे हैं, जैसे सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, मस्कट, बहरीन, ओमान, यमन, तंजानिया, जाम्बिया, साउथ अफ्रीका, यहां पर राजेंद्र चोल प्रथम ने अभियान चलाए और इन देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। सोच रहे हैं साम्राज्य, सोचिए कहां तक है कि वहां तक बिजनेस चल रहा है और उन हिंदू चोल राजाओं के बारे में चर्चा नहीं होती। लाल पट्टी में जो देश दिख रहे हैं वहां राजराजा चोल ने अभियान चलाए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, जापान, मालदीव, फिलीपींस, हांगकांग, इंडोनेशिया। चोल राजाओं ने सिर्फ साम्राज्य विस्तार पर ही फोकस नहीं किया, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उतना ही काम किया। और एजुकेशन से मतलब सिर्फ धार्मिक एजुकेशन नहीं था, बल्कि साइंटिफिक एजुकेशन भी इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। चोल वंश के शासन काल में एन्नायरम में वैदिक कॉलेज की शुरुआत हुई। चोल राजवंश के राजेंद्र चोल प्रथम के वक्त इसकी स्थापना हुई। इस कॉलेज में छात्रों के रहने और भोजन की सुविधा थी। उस जमाने में सोचिए हॉस्टल टाइप व्यवस्था थी। शिक्षकों को दैनिक भत्ता मिलता था। हर साल बोनस के रूप में सोना यानी गोल्ड दिया जाता था।
ये वैदिक कॉलेज आज के मॉडर्न कॉलेज से ज्यादा प्लान्ड थे। छात्रों के लिए कॉलेज के बगल में ही हॉस्टल था, हॉस्टल वहीं बनाए गए थे। कितने स्कूल वाले ले जाते हैं अपने बच्चों को ये सब दिखाने के लिए, सोचिएगा कभी। ये पूरा कॉलेज 300 एकड़ में फैला हुआ था, जिसमें 10 शिक्षक और 340 छात्र थे। यहां 75 छात्र ऋग्वेद, 75 छात्र यजुर्वेद पढ़ते थे और 10 छात्र अथर्ववेद की शिक्षा हासिल करते थे। बाकी छात्र अलग अलग विषयों की शिक्षा हासिल कर रहे थे। चोल साम्राज्य के समय में ही फेलोशिप, स्कॉलरशिप की शुरुआत हो गई। उस जमाने में स्कॉलरशिप, वैदिक कॉलेज में मैथ्स और साइंस की पढ़ाई होती थी। जो लोग ये दावा करते हैं कि भारत में इतिहास, कला और विज्ञान की बात मुगलों के समय में शुरू हुई, उन्हें यह देखना चाहिए कि मैथ्स, साइंस, आर्ट और हिस्ट्री की पढ़ाई मुगलों के भारत आने से काफी पहले शुरू हो चुकी थी, जबकि मुगलों ने अपने राज्य में धार्मिक शिक्षा को ही अहमियत दी। मुगलों को लेकर एक नैरेटिव यह भी सेट किया गया कि जमीन सुधार, सिंचाई व्यवस्था सब मुगलों की देन। मतलब हमारे यहां जो एजुकेशन सिस्टम बनाया गया वो कई बार देखिए तो ऐसा लगता है मुगल से शुरू, मुगल पर खत्म हो जाता है। बाकी पढ़ाते हैं, एक आधा चैप्टर इधर उधर डाल देंगे, लेकिन मुगल 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 चलता है। ठीक है, बताइए उनके बारे में, मना कौन कर रहा है। लेकिन जब इतना गौरवशाली चोल राजाओं का इतिहास आप स्किप कर देते हैं, फास्ट फॉरवर्ड में बताते हैं, तो डाउट होता है कि आपकी मंशा क्या है। मुगलों से 700 साल पहले ही चोल शासन के दौर में सब हो रहा था। चोलों के दौर में भूमि सुधार, सिंचाई व्यवस्था सब चल रही थी। और कैसे तैयार हुई थी सुनिए। चोल राजा समय समय पर जमीन का सर्वे कराते थे। उस जमाने में सर्वे चलता था, एक एक इंच जमीन पर बुआई का रिकॉर्ड रखा जाता था। उस समय गज के हिसाब से जमीन मापी जाती थी। जमीन के सर्वे के आधार पर किसानों की उपज और फायदे के आकलन के बाद कर वसूला जाता था। फायदा नहीं होने पर टैक्स तक नहीं लगता था। ये थे चोल राजा, कोड़े नहीं मारते थे। जमीन सुधार के साथ ही चोलों ने सिंचाई व्यवस्था भी बनाई थी। चोलों ने किसानों के लिए कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की। कावेरी समेत अन्य नदियों पर पत्थर के बांध बनवाए। बड़े इलाके में सिंचाई के लिए नहरों की व्यवस्था की। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगई कोंड में विशाल झील बनवाई थी। इस झील में कोलेरन और वेल्लर नदी का पानी आता था। झील 16 मील लंबी थी और इसमें पत्थर के नाले और नहरें जुड़ी थी। चोलों ने समुद्र की ताकत को पहचाना और उस पर जीत हासिल की। चोलों के बाद समुद्र की अहमियत को किसी ने नहीं पहचाना, किसी और ने नहीं पहचाना। 1947 के बाद से 2014 तक सी रूट और नेवी पर उतना ध्यान ही नहीं दिया गया। इसका कारण था पानीपत सिंड्रोम। पानीपत सिंड्रोम क्या है भाई? पानीपत सिंड्रोम का मतलब है कि अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए तत्काल फैसला करना, तत्काल फैसला न करना। इसका मतलब यह भी है कि हिमालय की तरफ से आने वाली समस्याएं हों और उसी तरफ देखते रहो, दूसरी तरफ देखो ही ना। भारत पर कई विदेशी आक्रमण उत्तर दिशा में हिमालय पार से हुए। इसी कारण हिमालय और पाकिस्तान पर ज्यादा ध्यान दिया गया। भारत पानीपत सिंड्रोम को ही एड्रेस करता रहा। सी रूट और नेवी को मजबूत करने पर ध्यान ही नहीं दिया गया। लेकिन 2014 के बाद चीजें बदलनी शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नेवी को मजबूत करने पर फोकस किया, वैसे ही जैसे चोल राजाओं ने किया था। इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया, जैसे चोल राजाओं ने किया था। आसियान और सागर पॉलिसी पर मोदी सरकार ने जोर दिया। मोदी सरकार के दौर में भारत के बेस्ट एलाइज में अब आसियान देश आने लगे हैं, जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। ये वो देश हैं जहां चोलों ने 1200 साल पहले अपना प्रभाव जमा लिया था। आपको मैप के जरिए बता देता हूं। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें बर्मा है, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस जैसे देश हैं। और चोल राजाओं का व्यापार समुद्री मार्ग से इन्हीं देशों के साथ था। यानी नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी कमोबेश उसी दिशा में चोल राजाओं से शायद प्रेरणा लेते हुए सोच रहे हैं, जैसा उन्होंने कई हजार साल पहले किया। चोलों की नौसेना इस ट्रेड रूट की निगरानी भी करती थी। मोदी सरकार ने एक बार फिर से आसियान देशों का महत्व समझा और इनके साथ रणनीतिक संबंध मजबूत किए।
यह है चोल साम्राज्य की विरासत, उनकी नीतियां जिनका फायदा आज भी हो रहा है। मुगलों के दौर में ऐसे किसी उदाहरण के बारे में सुना है आपने? प्रधानमंत्री मोदी ने चोलों की नीति को समझा और समुद्र की अहमियत को पहचाना। लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत पीएम मोदी ने दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंध सुधारे। यह काम पीएम मोदी ने कैसे किया, सुनना चाहिए आपको। 2015 में भारत ने हिंद महासागर के लिए सागर प्रोजेक्ट शुरू किया। सागर का मतलब था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, SAGAR। इसके जरिए समुद्री सुरक्षा और आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया गया। 2020 में कोविड के दौर में आसियान देशों की मदद के लिए मिशन सागर शुरू हुआ। नेवल शिप की मदद से आसियान देशों में मेडिकल हेल्प भेजी गई, जैसे ऑक्सीजन, दवाएं और मास्क। भारत ने इन देशों के सामने खुद को बड़े भाई की तरह पेश किया, जो मुश्किल में आपके काम आता है। और इसी दौरान भारत ने अपने नेवल शिप उन देशों तक भेजे। एक तरह से यह मैसेज भी दिया कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा खिलाड़ी भारत ही है। चोल साम्राज्य के दौर में भी इसी तरह की नीति अपनाई जाती थी। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। दिवाली आपकी शुभ हो और देश की भी शुभ हो, यही कामना है।